जनरल जसवाल साहब, आयोजकगण, हमारे मित्र पुष्पेंद्र जी, देवियों और सज्जनों, हम आज देहरादून आए हैं। इसके पहले हम जम्मू में थे। वहाँ पे इसी तरह की गोष्ठी आयोजित थी। आर्टिकल 35 डे पे हमारा भी ज़ोरदार भाषण चल रहा था और कुछ पे महबूबा मुफ्ती का भी ज़ोरदार भाषण चल रहा था। अब 27 तारीख को देखना है कि किसके भाषण में कितना दम है। हम जगह जगह जाते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ऐसी चेष्टा रही है कि जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसको एक बड़े सिंपल तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए और हम बदलाव हमें महसूस हो रहा है। हमने ऐसे कार्यक्रम भोपाल में किए, आजमगढ़ में किया, वाराणसी में किया, आगरा में 3-4 बार किया, अभी आपको मैंने बताया कि जम्मू में किया, आगे भी कई जगह हम जा रहे हैं। और मुझे एक और बात का बहुत गर्व है और खुशी है कि यहाँ पर श्रोतागण में हमारे रॉ में जो हमारे सीनियर थे रवि माथुर साहब, कई सालों के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई है और हमने एक ही क्षेत्र में काफ़ी दिन हमने काम किया वहाँ पे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। और उस समय जब हम लोग साथ काम करते थे तो उनकी ज़िंदगी ने एक ट्रैजेक्टरी ली, मेरी ज़िंदगी ने एक ट्रैजेक्टरी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जो नक्शा मैंने बनाया यहाँ पे, ये हम जगह जगह जाते हैं जहाँ पे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने ये नक्शा बनाया, अपने साथ में ले चलता हूँ। और ये नक्शा मैंने कोई 10 साल पहले बनाया था। एक आर्टिकल था इंडियन डिफेंस रिव्यू में, उस समय उसके लिए नक्शा बनाया था इंडियन फॉल्ट लाइन करके। तो ये नक्शे का आप देखें तो ये भारत का आपको बहुत सिंपल नक्शा लगेगा, लेकिन मैं इस नक्शे को आपके सामने मैं जीवित कर दूंगा। और ये नक्शा ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स को केवल नहीं दर्शाता है, ये जो हमारे सिक्योरिटी के कंटूर्स और कंसर्न हैं वो किस तरीके से बदलते रहते हैं उसको भी ये जाहिर करता है। तो हमारा ये देखिए, ये एक तरह का जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो देश में है, ये नक्शा उसका मिरर है। और मेरी ये कोशिश है कि लोग नक्शे का मतलब मैप माइंडसेट जरूर डेवलप करें। जब आप मैप माइंडसेट आपके पास होता है तो आप किसी प्रॉब्लम को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं, उसको देखते हैं कि उसका काउंटर प्रेशर कहाँ पे हो रहा है और उसका बाकी जगह पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में कि जो आसाम में हो रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट है, आर्टिकल 35A का बाकी देश पे क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए, ये ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स, ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जब हमको आज़ादी मिली या उसके पहले ब्रिटिश राज्य में जो सिक्योरिटी सिनेरियो था या जो थ्रेट्स थे वो सब कॉन्टिनेंटल थ्रेट्स थे। उस समय ना तो पाकिस्तान था, ना चीन था, चीन हमारा नेबर नहीं था। तो उस समय सब कॉन्टिनेंटल हमारी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव थी और अंग्रेजों की, और सब कॉन्टिनेंटल थ्रेट था जिसको आप ग्रेट गेम वगैरह जिस नाम से भी आप चाहे उसको पुकार सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हमें 7,000 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर विरासत हमको गिफ्ट में मिला। तिब्बत जो कि एक फिजिकल और आइडियोलॉजिकल बैरियर था चाइना के साथ, वो विलुप्त हो गया। 3,500 किलोमीटर उधर हो गया। तो एक नेसेंट और वल्नरेबल देश के लिए
ये 10,500 किलोमीटर अचानक क्रिएट हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज थी। और देखिए, आर्म फोर्सेस का जो तादाद होती है या स्ट्रेंथ होता है, आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है, मैं मैन पावर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ या उसकी दूसरे साइज की, वो निर्भर करता है कि आपका थ्रेट परसेप्शन क्या है। अब कोई कहता है कि अंग्रेज जब यहां से गए तो 25 लाख की सेना थी, 25 लाख की सेना को आपने घटा के 3.5 लाख कर दिया। बिल्कुल गलत बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थ्रेट परसेप्शन कुछ और था, वो ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन था, और यहाँ के हुक्मरानों ने उसको कम नहीं किया। वो अंग्रेजों ने खुद ही उसको डीमोबिलाइज करके वो यहाँ से चले गए। उसके बाद से अगर आप पूरे इतिहास को देखें तो 47 से लेके लेट 50s तक वो इंटरनल कंसोलिडेशन का पीरियड था। आपको मालूम है किस तरह से स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, कैसे लिबरेशन ऑफ गोवा हुआ, उसके पहले 50 में कैसे ऑपरेशन पोलो हुआ निज़ाम के खिलाफ। तो वो इंटरनल कंसोलिडेशन का पीरियड था। लेकिन 62 के बाद अचानक जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो बिल्कुल एक्यूट हो गए, क्योंकि 62 वॉर हुआ, उसके बाद से 65 वॉर हुआ, उसके बाद 71 वॉर हुआ, और उसके बाद आपको मालूम है प्रॉक्सी वॉर, इंसर्जेंसी, और ये जो तमाम जो हमको ये हमले जो हमको झेलने पड़े। तो उस समय से वो बदलाव, हमारे जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। और मैं आपको बता दूं, आज अगर ये नक्शा देखें तो मैंने चीन की बात कही, कैसे चीन हमारा नेबर हो गया, कैसे पाकिस्तान के साथ हमारा करीब 7,000 किलोमीटर का बॉर्डर बना। तो अगर आप देखें तो 14,000 किलोमीटर बॉर्डर आज इंडिया में, मतलब हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं। कोई, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर्स में बात कर रहा हूँ, 3,000 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, 792 किलोमीटर LOC, 3,440 किलोमीटर चाइना के साथ, म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर्स। इस तरह से बॉर्डर, सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स जो है हमारे बांग्लादेश के साथ है 4,100 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल के साथ कोई 1,800 किलोमीटर। तो ये एक नेसेंट स्टेट के लिए 14,000 किलोमीटर का बॉर्डर को मैनेज करना, और सभी जगह से अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स अलग अलग तरीके के हैं, तो उसको मैनेज करना ये इतना आसान काम नहीं था, इतना आसान। अब मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ असाइड लेता हूँ। देखिए, मैं नेहरू जी का मैं बहुत बड़ा मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन हम लोग को थोड़ा अनफेयर भी नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि नेहरू नेवर नेग्लेक्टेड दी हायर डिफेंस डायमेंशन ऑफ आवर सिक्योरिटी। जब आप एक नेसेंट स्टेट है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है एंग्लो अमेरिकन कैंप पूरा डिक्टेट कर रहा है, उस समय आपके जो रास्ते जो होते हैं, मनूवरिंग स्पेस वो बहुत कम था। नेहरू को जहाँ भी मनूवरिंग स्पेस मिला, जैसे कि उन्होंने न्यूक्लियर फील्ड में उनको मिला। आपको मैं बता दूं, 1958 में होमी जे भाभा ने नेहरू को बोला कि बोलो तो बम फोड़ देता हूं मैं, 1958 में। और उस समय जहां हम लोग सब ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, और ये आजकल वो पेपरलेस कम्युनिकेशन की बात चलती है, उस जमाने में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे ही था, और हमेशा प्राइम मिनिस्टर के नीचे रहा है। उसमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं पोस्टेड था, और सारा जो पेपर वर्क वो वर्बल तरीके से होता था। तो 58, और आपको मालूम है कि होमी जो भाभा को कैसे
उसके बाद असैसिनेट मतलब सॉरी कॉन्स्पिरेसी में के तहत वो मारे गए। स्पेस के क्षेत्र भी उनको एक मनूवरिंग स्पेस मिला, उन्होंने किया। और अगर स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारे पास कभी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इतनी, इट बोथ आर आई मीन कॉन्जॉइंट ट्विंस, स्पेस एंड योर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो ये हकीकत है। और देखिए ये नक्शा जो है ये इंडिया को एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी एक प्लेस मैंने करने की कोशिश की। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट या रिलीजियस डायनेमिक्स को मैं नज़रअंदाज करूँ। आप ये नक्शा देखिए तो एक तरफ नॉर्थ वेस्ट में आप देखिए जो ग्रीन से मैंने दिखाया है, न्यूक्लियर इस्लामिक पाकिस्तान, हिंदू नेपाल, उधर चले जाएं तो बुद्धिस्ट म्यांमार, उधर जाए बुद्धिस्ट भूटान, अगर साउथ ईस्ट के तरफ चले जाएं तो इस्लामिक बांग्लादेश, और ऑफ कोर्स जो तिब्बत का जो मैंने वो जो चाइना के साथ जो ये है, वहाँ से जो कम्युनिज्म का जो प्रॉक्सी रूप है उसको भी मैंने ये दिखाया है। तो आप खुद नक्शे को देख लें और आप देखिए कि जिहाद कहाँ से आ रहा है, या कहाँ से हमको हिंटरलैंड को थ्रेट है, कहाँ से हमको जम्मू कश्मीर में थ्रेट है। तो आपको, या बांग्लादेश का आप देख लें तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा कि कौन सी आइडियोलॉजी आपको तबाह कर रही है। तो ये आप जो ये रेड से जो देख रहे हैं, ये रेड कॉरिडोर है जिसका कि जो इंटेलेक्चुअल सस्टेनेंस है या आइडियोलॉजिकल सस्टेनेंस है, वो माओ के फिलॉसफी से। तो ये जो आपने देखा, ये रेड कॉरिडोर, और ये देखिए यहाँ से जो जिहाद ये जो इस तरफ आ रहा है, ये 10 साल पहले मैंने मैप बनाया था। उस समय ये मैप बनाते समय ही लगता था कि इन दोनों का समावेश जरूर होगा, और वो समावेश आपने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में वो समावेश आपने देखा। और वो यूं ही नहीं था, वो पूरी पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड थी। पुष्पेंद्र जी ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत साल से काम किया, 11-12 साल काम किया है। कौन सा शख्स था, किसकी ये प्लान थी, और कैसे उस प्लान को एक्शन में लाया गया, वो जिस व्यक्ति का नाम था इकबाल चीमा, उसने कैसे लाया, ये उनको सारी बात यहाँ पे मालूम है। दूसरी बात आप ये देखें कि ये 14,000 किलोमीटर जो हमने लैंड बॉर्डर की बात की, उसके साथ हमारे साथ 7,500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हमारी कोस्ट लाइन है। अब जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लें और सारे ओशंस को आप कंपेयर करें, तो अटलांटिक ओशन में सब कुछ हो रहा था, पैसिफिक ओशन में हो रहा था, इंडियन ओशन में रिलेटिवली जो फाइट थी, मैरीटाइम जो वॉर थी, वो काफ़ी कम थी। लेकिन उसके बाद से सडनली जो इंडियन ओशन की महत्व है वो बढ़ने लगा, और एक उसके बाद 26/11 ने एक नया डायमेंशन इसमें ऐड कर दिया, मैरीटाइम टेररिज्म और मैरीटाइम जिहादी टेररिज्म, जो भी उसको नाम है आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरह के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में देखिए, हमने 2 स्टेट दिखाए हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर एंड मिसाइल केपेबल चाइना एंड न्यूक्लियर एंड मिसाइल केपेबल पाकिस्तान। अब क्या होता है
कि जब आपके पास ऐसे न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी होती है तो वॉरफेयर का फिलॉसफी भी बदल जाता है। आपके दुश्मन ये मान के चलते हैं कि कोई भी लंबा कॉन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और चूंकि लंबा कॉन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इसलिए वो सोचते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के छाये में, उसके शैडो में वो इम्प्यूनिटी के साथ प्रॉक्सी वॉर वो चला सकते हैं। और इसी का कारण है कि आप जो प्रॉक्सी वॉर जो देख रहे हैं, ये प्रॉक्सी वॉर जिहादी प्रॉक्सी वॉर, ये न्यूक्लियर वेपन्स के शैडो में है। और जो आप चाइना से देख रहे हैं, किसी हद तक इसी न्यूक्लियर और मिसाइल पावर के शैडो में ये जो माओइज्म जो आप पनपता हुआ देख रहे हैं रेड कॉरिडोर में, अभी तो खैर काफ़ी काबू में है लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर के दो पहलू हैं। ये प्रॉक्सी वॉर एक दूसरे पे फीड करती है और ये आइडियोलॉजी पे राइड करती है। तो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर किस पे राइड कर रहा है? तो इस्लामिक आइडियोलॉजी। माओ का प्रॉक्सी वॉर किस पे राइड कर रहा है? तो माओइस्ट फिलॉसफी पे। तो मैंने कहा एक तो वो उसकी सवारी करके आते हैं, दूसरा इसका एक पहलू है कि वो एक दूसरे पे फीड करने लगते हैं। तो ये जो आप माओइस्ट कॉरिडोर देख रहे हो, इसमें कई तत्व फीड कर रहे हैं इसमें। जो आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें चर्च भी बहुत सक्रिय रूप से इसमें फीड कर रहा है। स्पेशली जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, वो इसमें फीड कर रहे हैं। तो ये यहाँ का जो है ये आपका इंटरनल थ्रेट है। अभी मुझे 40 मिनट का वक्त दिया गया है, तो इसलिए मैं अपनी बात थोड़ी जल्दी कहूँगा। अभी देखिए, इसमें एक पहलू पार्टीशन। क्या पाकिस्तान का पार्टीशन से जो डायनेमिक्स जो जेनरेट हुआ था, क्या वो डायनेमिक्स खत्म हुआ? आपने तो पाकिस्तान बना के दे दिया, लेकिन उसका अभी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? उसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपने वेस्ट पाकिस्तान बनाया, ईस्ट पाकिस्तान बनाया। वेस्ट पाकिस्तान से जो जिहाद पनप रही है, वो जिहाद कश्मीर को तबाह कर रही है। वो जिहाद आपके हिंटरलैंड में बॉम्ब धमाके किए, और उसी जिहाद ने आपके 26/11 को अंजाम दिया। तो ये तो सारा पार्टीशन का जो डायनेमिक्स है वो खत्म नहीं हुआ। और जो ईस्ट पाकिस्तान बना, उसका आप डायनेमिक्स देखें तो ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश जो बना। आपको मैं बता दूं कि 1950 में एक इमिग्रेंट्स एक्ट बना था, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन एक्ट 1950, और उस समय पार्लियामेंट में इस समस्या की गंभीरता को लोगों ने समझा और उन्होंने कहा कि अगर हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो खत्म हो जाएगा। ये जो बाढ़ आ रही है इमिग्रेंट्स की, 1950 में लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया। आपको बता दूं कि 1944 में शेख मुजीबुर रहमान ने, एक इकोनॉमिस्ट है सादिक थे उस समय, एक सादिक, उनके साथ 44 की बात कर रहा हूं, जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के गर्भ में ही था उस समय उन्होंने ये बात की। एक पैम्फलेट लिखा, उस पैम्फलेट का नाम था ईस्ट पाकिस्तान
पॉपुलेशन डिलिमिटेशन एंड इकोनॉमिक्स करके, ऐसे उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा और कहा कि बिना ईस्ट पाकिस्तान के तो आसाम बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ईस्ट पाकिस्तान को एक्सपैंड करने का जगह होना चाहिए और बिना जंगल, बिना आसाम के मिनरल्स, आसाम के बिना जंगल, आसाम की नदियाँ और आसाम के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके मतलब उसका ईस्ट पाकिस्तान का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। उसके बाद भुट्टो ने 1967 में एक किताब लिखी, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। उसने कहा कि केवल कश्मीर ही एक समस्या नहीं है, केवल कश्मीर एक समस्या नहीं है। उसने कहा कि ये आसाम उतनी ही बड़ी समस्या है। हमारा केवल क्लेम कश्मीर पे ही नहीं है, हमारा क्लेम आसाम में भी है। लेकिन देखिए, हम लोग कुछ जो इधर पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ ट्रेडिशनली हम लोग ज़्यादा देखते रहे हैं जब थ्रेट परसेप्शन की बात होती है। अब देखिए साहब क्या हुआ, 71 के बाद एक बाढ़ सी आ गई इमिग्रेंट्स की। उस बाढ़ को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उस बाढ़ के खिलाफ बांध बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस बाढ़ में उनको कहीं वोट तैरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उस बाढ़ से उब के असम के छात्रों ने असम एजुटेशन शुरू किया, और मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन एजुटेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो ये 85 में आपको मालूम है कि ये एकॉर्ड शुरू हुआ। ये हुआ राजीव गांधी और असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में। उसमें एक कहा गया कि भाई हम फॉरेनर्स को डिटेक्ट करेंगे और उनको यहाँ से एक्सपेल करेंगे। लेकिन दिस प्रोविजन वाज डेड इवन बिफोर इट वाज बॉर्न, क्योंकि 1983 में आपको मालूम है कि एक IMDT, इलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्शन ट्राइब्यूनल एक्ट इन्होंने बनाया। पूरा हिंदुस्तान फॉरेनर्स एक्ट से चलता था, लेकिन वहाँ पे IMDT को लगाया, यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उसको, उस पर यह ओनस नहीं है प्रूव करने का कि वो नागरिक है कि नहीं, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कोई 3 लाख लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चली, कोई उसमें 11,000 डिटेक्ट किए गए इलीगल और केवल 1,500 यहाँ से उस समय वापस हो गए। उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। गवर्नर जनरल SK सिन्हा जब आसाम के गवर्नर थे 98 में, उन्होंने एक पत्र लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कम से कम 10 जिले, अगर आप आसाम का मैप देखें तो आसाम का मैप जो है वो एक चिड़िया की तरह 2 विंग्स और नीचे वो लटका हुआ है। ये तीनों इलाकों में बारपेटा, दुबरी, करीमगंज, नौगांव, ऑल दीज एरियाज, यहाँ पे आप ये मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। उन्होंने ये बात लिखी 98 में। 2003 में जब सेंसस हुआ, ही वॉज विंडिकेटेड। ये जितने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए, कहीं पे 57%, कहीं पे 65%, कहीं पे 70%। उसके बाद जनरल सिन्हा ने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे देशवासियों में एक प्रवृत्ति है, देयर इज अ टेंडेंसी अमंग्स द इंडियंस टू व्यू द प्रॉब्लम ऑफ असम एज दैट ऑफ ओनली असमीज। इलीगल इमिग्रेशन की बात वो कर रहे हैं। कहते हैं हमारे लोग जो इसके डेंजरस डायमेंशंस हैं उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की और इस तरह की मानसिकता से ग्रसित रहे तो ये जो रिसोर्स रिच जो एरिया है और जो लिंक है हमारा नॉर्थ ईस्ट से, वो खत्म हो जाएगा। और आज स्थिति वहीं पे आ गई। अब आप देखिए साहब
मान लीजिए अगर असम से अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो क्या वो वहीं आ रहे हैं? वो देहरादून में नहीं आ रहे, वो बांग्लादेश वो दिल्ली में नहीं आ रहे, वो बाकी हिंदुस्तान में नहीं जा रहे। आपने देखा कि रोहिंग्या का जो मामला उठा अराकान में, वो उसके रिस्पॉन्स में कोकराझार में राइट्स हुए, उसके रिस्पॉन्स में मुंबई में राइट्स हुए, जिसमें वो जो अपने अमर जवान है उसको डेसिक्रेट किया गया। उसका रिस्पॉन्स रिवेबरेशंस फिर हैदराबाद में हुआ और उसका फिर रिवेबरेशंस बेंगलुरु में हुआ, जहां से हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पलायन करने पे मजबूर किया गया। तो जो ये असम में हो रहा है वो ऐसा नहीं कि वो हमको और आपको असर नहीं कर रहा है। अब इसी संदर्भ में मैं आपको आर्टिकल 35A के बारे, क्योंकि ये दोनों ज्वलंत चीजें हैं, तो ये एनआरसी बनना, आप बताइए साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगर वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को आप ये कीजिए, आप इनका एक रजिस्टर बनाइए, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पा रहा है उसको, एनआरसी का उसका काम नहीं है कि ये उसको डिक्लेयर करना, उसको केवल रजिस्टर बनाना कि भाई इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है उसका काम ही डिक्लेयर करना कि ये इलीगल है या लीगल है। आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। आर्टिकल 35A जिस तरीके से असम हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से आर्टिकल 35A इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर और द कश्मीर वैली। आर्टिकल 35A essentially empowers the state government to decide कि कौन यहाँ का बासिंदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और आपके और हमारे ज़िंदगी पे कैसे असर ये डाल रहा है। आप देखिए, इसके बारे में पुष्पेंद्र जी भी बताएंगे। हम लोग एक साथ थे रिपब्लिक के डिबेट में, काफ़ी हीटेड डिबेट हुआ था, और मेरे सारे डिबेट वैसे ही होते हैं। तो उसमें देखिए, ये जो कश्मीरी हिंदुओं को जो पलायन करने पर मजबूर किया गया, वो भी एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था आर्टिकल 35A का। It was a megalomania generated by Article 35A, because of which the Hindus had to make an exodus. उसी का इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था कि आज तक 7.5 लाख लोग जो पाकिस्तान से जो यहाँ JNK में आए, उनको नागरिकता नहीं मिली है। वो लोकसभा के लिए वोट कर सकते हैं, हमारी फौज में है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है, लेकिन JNK के नागरिक नहीं है, और JNK में उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। उसी का ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि कोई 57-58 में कुछ ये वाल्मीकि फैमिलीज को पठानकोट से ले गया था, क्योंकि शेख साहब की गंदगी मतलब मुसलमान नहीं साफ करेंगे, उनको ले गया कि भाई आपको साफ करना है। आज 2-3 जनरेशन hence their population has grown to somewhere like 2.5 lakhs। अब समझिए कि वो आदमी, वो जो वाल्मीकि है, वो मीनियल ये वाली जो स्कैवेंजिंग या जो भी ये वाली जॉब छोड़ के वो बाकी कोई जॉब ऑथराइज नहीं। उसका बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो हिंदुस्तान में वो कहीं भी नौकरी ले सकता है, लेकिन वो JNK में वो नौकरी नहीं ले सकता है। और अभी पुष्पेंद्र जी बता रहे थे, मैंने पढ़ा नहीं, शायद ट्रिब्यून में कोई एक
लड़की एक बच्ची है जिसने वो MBBS में क्वालिफाई किया और उसने कहा कि अब मैं आई वांट टू सर्व माय पीपल बट हाउ डू आई सर्व देम, बिकॉज शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ JNK। और साहब ये 35A का ही इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि आज हम लोग जम्मू से आ रहे हैं, जितने आपके सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, जितने सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनके इर्द गिर्द में विसिनिटी में रोहिंग्यास को बसाया जा गया है। और ये आपको 8,000 का फिगर देते हैं, बिल्कुल झूठ है। 8,000 तो इन्होंने कनेक्शंस दिए हैं बिजली के। नगरोटा हेडक्वार्टर 16 को नगरोटा के बगल में इनको बसाया गया है। सुंजवान मिलिट्री कैंप के बगल में बसाया गया है। सांबा में IB के पास इनको बसाया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स के बगल में बसाया गया। वेरी वेरी मेथोडिकली एंड स्ट्रैटेजिकली। अब साहब ये फिनेंशियल स्कैम्स की तो हम बात करते हैं, लेकिन इस देश में इस तरह के जो लोग सिक्योरिटी स्कैम्स करते हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं। शुड दे बी टेकन टू टास्क? तो आर्टिकल 35A अब देखिए हिंदुस्तान हम पर और आप पर कैसे असर डालता है। आर्टिकल 35A नेलोर कोर्ट में साउथ में बम धमाके हुए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बेस मूवमेंट, एन अल-कायदा एफिलिएट। उस अल-कायदा एफिलिएट ने यह कहा कि हमने बम धमाके बुरहान वानी के किलिंग के रिटेलिएशन में किया है। 4 मलयाली कुपवाड़ा में मारे जाते हैं। दे वर रिक्रूटेड बाय LET इन केरला एंड दे वर ऑन देयर वे टू पाकिस्तान फॉर हायर ट्रेनिंग। ये 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। आप अब्दुल रशीद अब्दुल्ला जो कि इस्लामिक स्टेट का हेड है वहाँ, जो केरला से लेके वो अफगानिस्तान गया है कुछ 22 लोगों से, तो उसने कहा, उसने ग्लोबल जिहाद के बारे में बात की, वही कैलिफेट की बात की, वही गज़वाए हिंद की बात की है, वही उम्मा की बात की। तो जो भाषा जाकिर मूसा बोल रहा है और जो भाषा ये अब्दुल रशीद अब्दुल्ला बोल रहे हैं उनमें उसमें फ़र्क क्या है? और मैं आपको एक बात बता दूं, द साउथ इंडिया वॉज रेडिकलाइज्ड मच बिफोर द कश्मीरीज। जब ये 70 के दशक में जब ये पेट्रो डॉलर्स आए तो सबसे पहले ग्लोबल जिहाद में यही लोग रेडिकलाइज हुए हैं ग्लोबल जिहाद से। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 35A का किस तरीके से इसका रिवर्बरेशन है साउथ में। अभी आप कहेंगे कि मैंने बहुत ग्रीन पिक्चर पेंट किया है। इज देयर नो गुड न्यूज? देयर इज गुड न्यूज, देयर इज गुड न्यूज, एंड दिस गुड न्यूज इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जब से ये मैप बना है, नॉर्थ ईस्ट इज अ गुड न्यूज। हमारे और आपके मेरे यादाश्त में तो मतलब इस तरह का इंटीग्रेशन हमने नहीं देखा है जिस तरह से अभी नॉर्थ ईस्ट में अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। बाय एंड लार्ज नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी ट्रैंक्विल। गुड न्यूज और क्या है, मैंने ये इंडियन फॉल्ट लाइन बनाई थी। उस समय हमने कहा था कि ये एनीथिंग यू ड्रॉप ए लाइन फ्रॉम इलाहाबाद साउथवर्ड्स, उसके ईस्ट में जो है दीज आर ड्रैग स्टेट्स, द वेस्ट इज पुलिंग दीज स्टेट्स, बट देयर इज गुड न्यूज फ्रॉम ऑल दीज स्टेट्स। यहां से भी गुड न्यूज है। बैड न्यूज कहां से है? रेडिकलाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया, ISIS, बेस मूवमेंट, इस्लामिक स्टेट फ्लैग्स। इस्लामिक स्टेट फ्लैग्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू कश्मीर बट हियर एज वेल। और दूसरा जो सबसे मैं एक जो
एक सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अपना डायनेमिक्स जनरेट कर रहा है और ये जो नक्शा, आई जस्ट टेक 5 मिनट, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, मैंने ये पूरे JNK को ये 7 हिस्सों में बांटा है। ये वैली जो है ये नंबर 6, लद्दाख 1, 2 कारगिल, 3 हायर रीचेस पीर पंजाल रेंज, 4 जम्मू, 5 गिलगित बाल्टिस्तान, 6 वैली, 7 POK। ये 7% एरिया में रहने वाले लोग ये पूरे इस इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं। सरकारें इनकी ही बनेंगी। अब आप बताइए कि कौन सी ये राजनीतिक समस्या है? इट्स अ बोनांजा। आपको कौन सी जमहूरियत में इस तरह का लग्जरी मिलेगा कि 7% एरिया में रहने वाले लोग पूरे ये 93% एरिया में, इफ यू टेक POK टुगेदर, उस पे मतलब उसके रहनुमा बन गए हैं। तो ये अपना एक डायनेमिक्स जनरेट कर रहा है। उस डायनेमिक्स के अंदर में मैं 2 लाइन में आपको इतनी बोल सकता हूँ कि ये पूरी कश्मीर की समस्या जो है ये वेस्टर्न पावर्स का क्रिएटेड है। हम उनके स्ट्रैटेजिक डिक्टाट्स के बहुत गुलाम थे। 55 में जब सोवियत यूनियन हमारे फेवर में आया, जब उन्होंने कश्मीर, तब हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिला और उस समय नेहरू ने काफ़ी कुछ डाइल्यूट करना शुरू कर दिया था उस समय से। और 90s में फिर ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया और यूनिपोलर, ये जो रॉबिन राफेल है आपकी और ये एक रियाज खोखर, इन दोनों ने मिलकर ये हुर्रियत को वहाँ पे बैठाया था। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण अभी एक उसका फॉलोआउट ये है या कॉन्सिक्वेंस ये है कि अभी हमारी और जो अमेरिकन जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसमें कॉन्ग्रुएंसी है और इसलिए ये सबसे अच्छा वक्त है। इसको जिस तरह से भी आप रिजॉल्व करना चाहें, ट्राइफरकेट करके करना चाहें, जिस तरह से भी, मैं वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, कि जो ये आपने डोकलाम में देखा, ये मेरा अपना मानना है कि ये भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। वो सोचते हैं कि डोकलाम के बाद बस 25 किलोमीटर इंडिया का टेरिटरी पेनिट्रेट करना है, देन ऑल द वे टू चिटागोंग। सो आई कॉल्ड इट चुम्बी चिटागोंग कॉरिडोर का ये है। तो ये समक्ष में मैंने एक जो करेंट जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखने की कोशिश की। कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बोल पाया या आपके मन में आपकी कोई उत्सुकता हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। मुझे सुनने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।